तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूनिट 5 और आपका पूरा यूनिट 5 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसका 2 पार्ट नहीं होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कुछ लोग बाद में पूछेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूनिट 5 का 2 पार्ट नहीं होगा। इसी पार्ट में आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूनिट 5 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूनिट 5 का नोट्स चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूनिट 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैं जितना बता रहा हूँ इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से मेरे क्लास से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए, डीएस यूनिट 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला आपका है ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब यहाँ देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन क्या होता है। ये होता है 2 टाइप का, पहला आपका होता है फ्लैट और दूसरा आपका होता है नेस्टेड ट्रांजैक्शन। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सेमेस्टर में आए हुए हैं। अब यहाँ देखिए, लॉग क्या होता है और यहाँ पे लॉग के कितने टाइप होते हैं और लॉग कैसे वर्क करता है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग किसे कहते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका दिस इज दी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल किसे कहते हैं। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूनिट 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मशीन लर्निंग का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, रूरल डेवलपमेंट का, इन सभी का वन शॉर्ट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जा करके पढ़ लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे ट्रांजैक्शन जो है एक लॉजिकल यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है। अब यहाँ देखिए, लॉजिकल यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करना उसे बोलते हैं लॉजिकल यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन द टर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और यहाँ पे एक से ज़्यादा डेटाबेस ऑपरेशन शामिल होता है या फिर इंक्लूड होता है। अब यहाँ देखिए, डेटाबेस ऑपरेशन में शामिल होते हैं जैसे कि आपका हो गया इंसर्शन, यानी कि डेटाबेस में कोई न्यू डेटा ऐड कर देना या फिर डिलीट कर देना। और यहाँ देखिए, डेटाबेस में न्यू डेटा को ऐड करके उसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, रिट्रीवल ये आपका आता है डेटाबेस ऑपरेशन के अंदर, यानी कि दीज आर दी इंक्लूड इन दी डेटाबेस ऑपरेशन। अब यहाँ देखिए, अगला पॉइंट आप लिखेंगे ट्रांजैक्शन जो है डेटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है या फिर मेंटेन करता है और जो है एसिड की प्रॉपर्टी को यूज करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ट्रांजैक्शन जो है डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे डेटाबेस है, तो डेटाबेस में डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए। अगर डेटाबेस में डुप्लीकेसी होगा यानी कि ट्रांजैक्शन डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं करेगा। यानी कि अब यहाँ दिया गया डुप्लीकेसी का मतलब ये होता है अगर कोई भी डेटा अपडेट नहीं हो रहा है या फिर कोई भी डेटा अप टू डेट नहीं हो रहा है तो उसे बोलते हैं डुप्लीकेसी। तो आप लिखेंगे ट्रांजैक्शन जो है डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है या फिर इंश्योर करता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे ट्रांजैक्शन जो है एसिड की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ए फॉर आपका हो गया एटॉमिसिटी और यहाँ पे सी फॉर हो गया कंसिस्टेंसी और यहाँ देखिए आई फॉर हो गया आइसोलेशन और डी फॉर हो गया ड्यूरेबिलिटी। अब यहाँ देखिए, एटॉमिसिटी किसे कहते हैं, यानी कि जो भी हम ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं या तो वो कमिट हो सकती है यानी कि सक्सेसफुल हो सकती है या फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन एबॉर्ट हो सकता है यानी कि अनसक्सेसफुल हो सकता है। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे डेटा या फिर ट्रांजैक्शन एबॉर्ट होता है तब वो जो है अपने इनिशियल स्टेट पे रोल बैक कर जाएगा, यानी कि अपने इनिशियल स्टेट पे वापस चला जाएगा। तो इसे बोलते हैं एटॉमिसिटी। ठीक, अब यहाँ देखिए, दूसरा आपका है कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है कि डेटाबेस में जो भी यहाँ पे स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे कंसिस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ट्रांजैक्शन के पहले और ट्रांजैक्शन के बाद जो भी यहाँ पे स्टेट है, जो भी यहाँ पे डेटा है, जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी कि ट्रांजैक्शन के बाद या फिर ट्रांजैक्शन के पहले
जो आपका डेटा है वो डेटा अपडेट होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। यानी कि जब यहाँ पे डेटा अपडेट रहेगा, जब यहाँ पे डेटा अपडेट या फिर अप टू डेट रहेगा, तभी यहाँ पे डेटा का इंटीग्रिटी मेंटेन होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लिखेंगे कि ट्रांजैक्शन के पहले और यहाँ पे ट्रांजैक्शन के बाद जो भी यहाँ डेटा है वो डेटा यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ट्रांजैक्शन का अगला प्रॉपर्टीज वो है आइसोलेशन। तो आप लिखेंगे आइसोलेशन में जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है तो उसके बारे में केवल अथराइज यूजर को पता होता है कि यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे अनऑथराइज यूजर को ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं होता है कि यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा, ताकि यहाँ पे डेटा का इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि यहाँ पे केवल ट्रांजैक्शन के बारे में अथराइज यूजर को पता होता है। अब यहाँ देखिए आइसोलेशन का आप लिखेंगे अगला पॉइंट कि अगर यहाँ पे कनकरेंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है तो उसमें एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन के बारे में अवेयर नहीं रहता है, ताकि यहाँ पे डेटा का इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। तो आप लिखेंगे आइसोलेशन डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। अब यहाँ देखिए ट्रांजैक्शन का अगला प्रॉपर्टीज वो है ड्यूराबिलिटी। अब यहाँ देखिए ड्यूराबिलिटी में आप लिखेंगे कमिट फेज के बाद जो भी यहाँ पे डेटाबेस होता है वो डेटाबेस यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा। देखिए ये आपका डायग्राम है कि यहाँ पे स्टेट का ट्रांजैक्शन कैसे होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे पहला आपका है एक्टिव स्टेट। तो आप लिखेंगे जब भी यहाँ पे डेटा का परफॉर्मेंस होता है तब यहाँ पे स्टेट एक्टिव स्टेट में होगी। अब यहाँ देखिए अगला आपका है पार्शली कमिटेड, यानी कि यहाँ पे कुछ हद तक, यानी कि आगे जा करके या फिर कुछ हद तक यहाँ पे जो डेटा का ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे कमिट है या फिर सक्सेसफुल है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आगे चल करके ट्रांजैक्शन यहाँ पे फेल हो सकती है, या फिर अगर आपका डेटा या फिर ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा कमिटेड हो गया यानी कि सक्सेसफुल हो गया, तब यहाँ पे आगे जा करके एबॉर्ट कर जाएगी, यानी कि अनसक्सेस कर जाएगी। तो मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल कर जाती है, पूरा का पूरा यहाँ पे एबॉर्ट हो जाता है, तब वो अपने इनिशियल स्टेट पे रोल बैक कर जाएगा। तो ये आपका हो गया ड्यूराबिलिटी और ये आपका पूरा हो गया ट्रांजैक्शन का एसिड प्रॉपर्टीज, यानी कि एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और यहाँ पे ड्यूराबिलिटी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है नेस्टेड ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को नेस्टेड ट्रांजैक्शन बोला जाता है। यानी कि नेस्टेड ट्रांजैक्शन में जितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन के पास सब ट्रांजैक्शन होता है, जो कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन भी डेटा आइटम को एक्सेस करने के लिए परफॉर्म करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन के पास सब ट्रांजैक्शन होता है या फिर ट्रांजैक्शन यहाँ पे एक्सटेंड होता है, यानी कि ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रांजैक्शन होता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि यहाँ पे दो लेयर है, इनर लेयर और यहाँ पे आउटर लेयर या फिर ट्रांजैक्शन। देखिए यहाँ पे इनर लेयर है, यानी कि ये आपका है ट्रांजैक्शन। जो आपका आउटर लेयर है ये मान लीजिए ये है ट्रांजैक्शन, और यहाँ देखिए यहाँ पे जो इनर लेयर है इसको मानिए ये आपका है सब ट्रांजैक्शन। तो नेस्टेड ट्रांजैक्शन क्या होता है कि ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को नेस्टेड ट्रांजैक्शन बोला जाता है। देखिए यहाँ पे आपका आउटर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग 1 2, फिर यहाँ देखिए इस आउटर ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे इनर ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया, किसके लिए, प्रोसेस करने के लिए या फिर परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ देखिए तो सबसे पहले हम लोग इनर ट्रांजैक्शन को एंड करेंगे, यानी कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन है इसमें जो भी होता है सब ट्रांजैक्शन, तो सबसे पहले सब ट्रांजैक्शन को एंड करेंगे और एंड करने के बाद हम लोग पूरा एंड करेंगे, यानी कि इनर ट्रांजैक्शन को एंड करने के बाद आउटर ट्रांजैक्शन को एंड करेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो आपका लेयर है इनर वाला, इसे बोलेंगे नेस्टेड ट्रांजैक्शन, यानी कि दिस इनर लेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेस्टेड ट्रांजैक्शन
क्योंकि ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रांजैक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो ये आपका हो गया नेस्टेड ट्रांजैक्शन। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट आप लिखेंगे नेस्टेड ट्रांजैक्शन में कि यहाँ जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड यहाँ पे एबॉर्ट करेगा या फिर कमिट करेगा। तो चाइल्ड यहाँ पे डिपेंडेंट होता है पेरेंट के ऊपर कि चाइल्ड यहाँ पे एबॉर्ट करेगा या फिर कमिट करेगा। अब यहाँ देखिए, द रूल फॉर द कमिटमेंट ऑफ द नेस्टेड ट्रांजैक्शन, जो भी यहाँ पे होता है नेस्टेड ट्रांजैक्शन का कमिटमेंट, इसके लिए क्या क्या रूल होता है। तो आप लिखेंगे अगर यहाँ पे पेरेंट कमिट कर रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे पेरेंट ट्रांजैक्शन को कमिट कर रहा है, तो अगर इस पेरेंट के पास जो भी होता है सब ट्रांजैक्शन, तो अगर यहाँ पे सब ट्रांजैक्शन के पास प्रोबेबली कमिट होगा तब वो भी यहाँ पे कमिट करेगा। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे पेरेंट एबॉर्ट करेगा तो पेरेंट का जो चाइल्ड होता है यानी कि सब ट्रांजैक्शन होता है वो भी एबॉर्ट करेगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आपका है, अगर यहाँ पे चाइल्ड ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है तब चाइल्ड यहाँ पे डिसीजन लेगा कि ये कमिट करेगा या फिर एबॉर्ट करेगा। यानी कि अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन में या फिर प्रोसेसिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है तब यहाँ पे चाइल्ड कमिट करेगा, अगर कोई भी दिक्कत रहेगा तब यहाँ पे एबॉर्ट करेगा। तो जब भी यहाँ पे चाइल्ड का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तब यहाँ पे चाइल्ड अपना डिसीजन लेता है कि इसको कमिट करना है या फिर एबॉर्ट करना है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे वही चीज़ कि अगर मान लीजिए चाइल्ड एबॉर्ट करता है तब यहाँ पे पेरेंट डिसीजन लेगा कि उसको यहाँ पे एबॉर्ट करना है या फिर कमिट करना है। यानी कि अगर यहाँ पे चाइल्ड एबॉर्ट करता है तब यहाँ पेरेंट डिसीजन लेगा या फिर डिसाइड करेगा कि चाइल्ड यहाँ पे एबॉर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये आपका हो गया द रूल फॉर द कमिटमेंट ऑफ द नेस्टेड ट्रांजैक्शन। अगर यहाँ पे एबॉर्ट करेगा, अगर यहाँ पे एबॉर्ट होगा तब वो जो है अपने इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा या फिर रोल बैक हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है लॉग किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन शेयर डेटा आइटम को एक्सेस करने के लिए परफॉर्म कर रहा है तो एक्सेस करने से पहले वो डेटा को लॉक कर देगा ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर वो डेटा को एक्सेस ना कर पाए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे लॉग जो है सीजबिलिटी का यूज करता है या फिर सीजबिलिटी को एंश्योर करता है। अब यहाँ देखिए सीजबिलिटी किसे कहते हैं हम। देखिए ये आपका है डेटाबेस। अगर डेटाबेस में क्या होता है, डेटा होता है। तो अगर यहाँ पे डेटाबेस पे कई सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी शेयर डेटा आइटम को एक्सेस करने के लिए, तब यहाँ पे यूज किया जाता है सीएचबिलिटी का। तो सीएचबिलिटी का काम क्या होता है, डेटाबेस की कॉन्स्टेंसी को मेंटेन रखना, इसीलिए यहाँ पे यूज किया जाता है सीएचबिलिटी का। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे लॉग में डेटा को एक्सेस किया जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के फॉर्म में। अब यहाँ दिया गया है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या होता है कि एक टाइम पे केवल एक ही ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन 1 शेयर डेटा आइटम को एक्सेस करने के लिए परफॉर्म कर रहा है तब यहाँ पे दूसरा ट्रांजैक्शन वेट करेगा। तो एक टाइम पे एक ही ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा। ठीक। अब यहाँ देखिए लॉक जो है दो टाइप के होते हैं। पहला आपका है बाइनरी लॉक और दूसरा होता है शेयर या फिर एक्सक्लूसिव लॉक। अब यहाँ देखिए बाइनरी, इसके नाम से पढ़िए, यानी कि बाइनरी लॉक में दो वैल्यू होता है। पहला आपका होता है 1 और दूसरा आपका होता है 0। तो वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे लॉक होगा और वैल्यू 0 के लिए अनलॉक होगा। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन शेयर डेटा आइटम को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है तब वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे lock_x इशू करेगी। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं, 0 के लिए और यहाँ पे 1 के लिए। देखिए अगर यहाँ पे log_x का वैल्यू 1 है तो कहने मतलब क्या है कि ऑलरेडी पहले से ही कोई ट्रांजैक्शन उस शेयर डेटा आइटम को एक्सेस कर रही है या फिर लॉक लगा दिया है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे वैल्यू 1 रहेगा तब यहाँ पे लॉक है, अगर यहाँ पे वैल्यू 0 है यानी कि अनलॉक है। तो अगर यहाँ पे log_x का वैल्यू 1 है यानी कि पहले से ही उस शेयर डेटा आइटम पे लॉक लग गया है, यानी कि अब यहाँ पे जो आपका पहला ट्रांजैक्शन है ये यहाँ पे वेट करेगा। अब यहाँ देखिए कंडीशन नंबर 2,
अगर यहाँ पे log x का वैल्यू 0 है तब यहाँ पे 0 से 1 में कन्वर्ट कर देगी, ताकि यहाँ पे जो आपका दूसरा ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन उस शेयर डेटा आइटम को एक्सेस करने के लिए परफॉर्म कर सके। ठीक, अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तब यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे अनलॉक आइटम एक्स इशू करेगी। तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ लॉक, पहला आपका है बाइनरी लॉक। अब देखते हैं अगला टाइप जो है शेयर या फिर एक्सक्लूसिव लॉक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला लॉक है शेयर्ड लॉक। तो आप लिखेंगे यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन आई है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन टीजे है। देखिए, और यहाँ पे एक शेयर डेटा आइटम है यक्स। तो आप लिखेंगे शेयर लॉक में क्या होता है कि अगर यहाँ पे टी आई, जो आपका ट्रांजेक्शन टी आई है, अगर इसने शेयर डेटा पे या फिर शेयर डेटा आइटम पे लॉक लगा दिया है तब यहाँ पे दूसरा ट्रांजेक्शन उसको केवल रीड कर सकता है लेकिन राइट नहीं कर सकता है। देखिए, ये आपका शेयर्ड लॉक। अगर यहाँ पे टी आई ट्रांजेक्शन इस शेयर डेटा आइटम पे लॉक लगा दिया है तब यहाँ पे दूसरा ट्रांजेक्शन इसको केवल रीड कर सकता है लेकिन राइट नहीं कर सकता है। लेकिन पहला वाला ट्रांजेक्शन जो आपका टी आई है यह रीड भी कर सकता है और यहाँ पे राइट भी कर सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला आपका है एक्सक्लूसिव लॉक। तो आप लिखेंगे यहाँ भी दो ट्रांजेक्शन है, पहला आपका है टी आई और दूसरा आपका है टी जी। यहाँ पे क्या है एक्सक्लूसिव लॉक में कि अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन टी आई शेयर डेटा आइटम पे लॉक किया है तब यहाँ पे दूसरा ट्रांजेक्शन एक्सक्लूसिव लॉक में ना ही रीड कर सकता है और ना ही राइट कर सकता है। तो ये आपका हो गया एक्सक्लूसिव लॉक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया कि लॉक किसे कहते हैं और लॉक के कितने टाइप होते हैं। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग जितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को एक यूनिक आइडेंटिफायर प्रोवाइड करता है, ताकि यहाँ पता लगाया जा सके कि कौन सा ट्रांजेक्शन सबसे पहले परफॉर्म किया है या फिर कौन सा ट्रांजेक्शन सबसे बाद में परफॉर्म किया है। तो आप लिखेंगे टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में जितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को एक यूनिक आइडेंटिफायर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन सा ट्रांजेक्शन सबसे पहले परफॉर्म किया है और कौन सा ट्रांजेक्शन सबसे बाद में परफॉर्म किया है। तो इसे बोलते हैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। आप लिखेंगे अगला पॉइंट, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा यहाँ पे क्रिएट किया जाता है ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ देखिए, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग को डिनोट किया जाता है TSTI से। TS का मतलब होता है टाइम स्टैम्प और TI क्या है, ये आपका है ट्रांजेक्शन TI। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन है, पहला आपका है TI और दूसरा आपका है TJ। अब यहाँ देखिए TS यानी कि टाइम स्टैम्प जो आपका TI है और यहाँ पे TJ है। तो यहाँ क्या है कि टाइम स्टैम्प TI का ये कम है किससे, TJ से, यानी कि यहाँ पे TI सबसे पहले हो रहा है और यहाँ पे TJ TI के बाद में हो रहा है, क्योंकि TI का टाइम स्टैम्प TJ से कम है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला है विद ईच शेयर डेटा आइटम एसोसिएट टू टाइम स्टैम्प। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे होते हैं दो टाइम स्टैम्प, पहला आपका होता है W टाइम स्टैम्प और दूसरा आपका होता है R टाइम स्टैम्प। यहाँ पे लिखा गया यक्स का मतलब है शेयर डेटा आइटम। अब यहाँ देखिए, W का मतलब है राइट टाइम स्टैम्प और यहाँ पे R मतलब रीड टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे होगा W टाइम स्टैम्प में क्या होगा कि राइट ऑपरेशन के लिए टाइम स्टैम्प का वैल्यू यहाँ पे लार्जेस्ट होगा और यहाँ पे रीड ऑपरेशन के लिए टाइम स्टैम्प वैल्यू R स्टैम्प में ज़्यादा होगा, यानी कि लार्जेस्ट होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कहानी मतलब ये है, यहाँ पे जो दोनों कंडीशन है ये दोनों कंडीशन ये बताना चाह रही है कि जो भी यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू होगा, यानी कि जहाँ से लार्जेस्ट वैल्यू स्टार्ट होगा वहीं से ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। ठीक, अब यहाँ लिखा गया है लॉक में और यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में डिफरेंस क्या है। देखिए ये यहाँ देखिए,
लॉक में क्या था, अगर कोई भी शेयर डेटा आइटम को एक्सेस करने के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन अगर यहाँ पे परफॉर्म हो रही थी, तब यहाँ पे ना ही रीड हो रहा था और ना ही राइट हो रहा था। लेकिन आप लिखेंगे टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में यहाँ पे रीड भी और यहाँ पे लगभग राइट भी हो सकता है। अब यहाँ लिखा गया है अप्रॉक्स, इसका मतलब क्या है अभी आप आगे समझेंगे। अब यहाँ देखिए, तो ये आपका हो गया टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तब आप समझेंगे कि यहाँ पे अप्रॉक्स राइट का मतलब क्या है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिमिस्टिक कनकरेंसी कंट्रोल किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ लिखा गया कनकरेंसी कंट्रोल, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटेशनल परफॉर्म हो रहा है तो विदाउट कन्फ्लिक्टिंग साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होगा, तो उसे बोलते हैं कनकरेंसी कंट्रोल। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो सीरियसबिलिटी होता है, तो सीरियसबिलिटी कनकरेंसी कंट्रोल को मेंटेन करता है, अब यहाँ देखिए ऑप्टिमिस्टिक कनकरेंसी कंट्रोल किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे ऑप्टिमिस्टिक कनकरेंसी कंट्रोल डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट होता है। और ऑप्टिमिस्टिक कनकरेंसी कंट्रोल ट्रेडिशनल सिस्टम पे अप्लाई होता है, जैसे कि आपको हो गया RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे जैसे हो गया सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शनल मेमोरी। अब यहाँ देखिए ऑप्टिमिस्टिक कनकरेंसी कंट्रोल में यहाँ पे 3 फेज होते हैं। देखिए पहला फेज आपका है रीड फेज, तो आप लिखेंगे रीड फेज में यहाँ पे रीड ऑपरेशन और यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है लोकल बफर पे। अब यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ पे राइट ऑपरेशन या परमानेंट परफॉर्म नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे राइट ऑपरेशन टेंटेटिव में परफॉर्म हो रहा है, यानी कि टेम्परेरी में परफॉर्म हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया था, जो आपका टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग था, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया था कि यहाँ पे जो भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है यह एक अप्रॉक्स है, यानी कि हो सकता है यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। देखिए अगला आपका फेज है वैलिडेशन फेज। तो वैलिडेशन फेज में यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन चेकिंग होता है, यानी कि रीड फेज में जो भी यहाँ पे चेंजिंग किया गया है रीड ऑपरेशन करके और यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करके, तो क्या उससे हमारे डेटाबेस पे कोई भी इफेक्ट आ रहा है। अगर डेटाबेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा तब यहाँ पे राइट फेज परफॉर्म किया जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे फेज नंबर 1 में जो भी यहाँ पे चेंजिंग किया गया है तो सेकंड फेज में इसको चेक किया जाएगा कि डेटाबेस पे कोई भी इफेक्ट आया या फिर नहीं आया। तो अगर डेटाबेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा तो राइट फेज में क्या होगा कि लोकल राइट को, जो भी यहाँ पे लोकल राइट था यहाँ पे, उसको यहाँ पे ग्लोबल कर दिया जाएगा। ठीक, यानी कि अब यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए रीड फेज के बाद जितने सारे ट्रांजेक्शन हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को एक यूनिक टाइम स्टैम्प प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ देखिए ट्रांजेक्शन कैसे और कब वैलिडेट होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन है, पहला आपका ट्रांजेक्शन TI और दूसरा आपका ट्रांजेक्शन है TJ। अब यहाँ देखिए कंडीशन नंबर 2, ट्रांजेक्शन के वैलिडेशन में यहाँ पे 2 कंडीशन है, कंडीशन A और यहाँ पे कंडीशन B। अब यहाँ देखिए पहला आपका कंडीशन है, अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन TI राइट फेज को कंप्लीट कर लेता है या फिर राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेता है तब यहाँ पे TJ रीड फेज कर पाएगा, यानी कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। अब यहाँ देखिए कंडीशन नंबर 2, जो भी यहाँ पे TI है, तो TI अगर शेयर डेटा आइटम पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन इस पे जो आपका डेटा आइटम है इस पे TJ राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी वैलिडेट नहीं हुआ है। जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे वैलिडेट नहीं हुआ है। अब यहाँ देखिए, यानी कि हो सकता है कि जो भी यहाँ पे राइट है, जो भी यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, ये हो सकता है कि पहले फेज में यहाँ पे टेंटेटिव है और यहाँ पे राइट फेज में आया ही नहीं। तो अगर यहाँ पे ग्लोबल स्टेट होगा, यानी कि अगर यहाँ पे लोकल राइट यहाँ पे ग्लोबल होगा, तभी यहाँ पे TJ डेटा आइटम पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक, तो ये आपका हो गया ऑप्टिमिस्टिक कनकरेंसी कंट्रोल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन मल्टीपल सर्वर को डिफाइन करता है। यहाँ पे लिखा गया है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन यानी कि मल्टीपल सर्वर पे ट्रांजेक्शन को परफॉर्म किया जाता है तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन। यानी कि मल्टीपल सर्वर पे जो भी यहाँ ऑपरेशन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन को मल्टीपल सर्वर पे इन्वोक किया जाता है या फिर परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ देखिए ट्रांजेक्शन के एंड में एटॉमिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। एटॉमिसिटी में क्या होता है, कमिट होता है और यहाँ पे एबॉर्ट होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि यहाँ पे जितने सारे सर्वर हैं तो प्रत्येक सर्वर में से किसी एक सर्वर को कोऑर्डिनेट रोल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका काम क्या होगा कि प्रत्येक सर्वर पे आउटकम को सेम एंश्योर करेगा, यानी कि प्रत्येक सर्वर पे उसका जो आउटकम होगा वो यहाँ पे सेम होगा। इसीलिए किसी एक सर्वर को कोऑर्डिनेट रोल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है फ्लैट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन। आप लिखेंगे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लाइंट है और यहाँ पे तीन सर्वर है, सर्वर X, Y, Z और यहाँ पे ये है डेटा आइटम। तो आप लिखेंगे फ्लैट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन यह जो है सेक्वेंसली वर्क करता है, यानी कि जो भी यहाँ पे क्लाइंट है ये क्लाइंट इस डेटा आइटम को 1 बाय 1 करके यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगी। यानी कि जब यहाँ पे क्लाइंट जो भी यहाँ पे क्लाइंट है ये क्लाइंट सबसे पहले X के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगी, फिर उसके बाद जो है Y के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगी और Y के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे क्लाइंट Z के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगी, तब यहाँ पे अगले ट्रांजेक्शन को परफॉर्मेंस करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन का वेटिंग है। तो अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन का वेटिंग होगा यानी कि फ्लैट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन में यहाँ पे टाइम बहुत ही ज़्यादा लगेगा। अगला पॉइंट आप लिखेंगे फ्लैट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन में यहाँ पे सेम टाइम पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया फ्लैट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन। अब यहाँ देखिए अगला आपका है नेस्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पे ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता है। यानी कि नेस्टेड ट्रांजेक्शन में क्या होता है, इसमें एक ही टाइम पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि यहाँ पे टाइम कम लगेगा। और नेस्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन यह जो है वर्क करता है कनकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा पे, यानी कि मल्टीपल यहाँ पे ट्रांजेक्शन एक ही टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका ट्रांजेक्शन है और ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पे सब ट्रांजेक्शन है। देखिए यहाँ पे ये आपका है क्लाइंट, यहाँ परफॉर्म किया X1 सर्वर पे T1 ट्रांजेक्शन और यहाँ पे X1 क्या किया, इस पे यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन है ये वाला, इसका जो ट्रांजेक्शन है ये, तो इस पे यहाँ पे परफॉर्म करेगा। फिर यहाँ पे T11 पे और यहाँ पे T12 पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे ये आपका है Y सर्वर, तो यहाँ पे T2 ट्रांजेक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया। अब यहाँ पे ये वाला ट्रांजेक्शन यहाँ पे अपने सब ट्रांजेक्शन में परफॉर्म करेगा, यानी कि T21 पे ये आपका है M, N और यहाँ P, तो यहाँ पे T21 पे और यहाँ पे T2 यहाँ पे T22 पे T22 पे यहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, नेस्टेड ट्रांजेक्शन में यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर होता है सब ट्रांजेक्शन और जितने सारे यहाँ होते हैं सब ट्रांजेक्शन वह एक पर्टिकुलर डेटा आइटम को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे X जो है इसका जो ट्रांजेक्शन है कि परफॉर्मेंस करेगा M पे और यहाँ पे N पे। M आपका हो गया T11 और N पे आपका हो गया T12 और इसके लिए आपका हो गया यहाँ देखिए T21 और यहाँ पे T22। तो आज आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूनिट 5 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया और इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम नहीं आएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।